हर पूर्णिमा की रात गांव से एक औरत गायब हो जाती थी। दो ब्रिटिश ऑफिसर्स बचाने आए, लेकिन सच कुछ और ही था। 1930 का समय था। राजस्थान की एक सूखी धूल भरी जमीन पर बसा हुआ एक गांव था, जिसका नाम था रूपनगरी। जहां हवा भी जैसे पुरानी कहानियों का बोझ लेकर चलती थी, और रात होते ही अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि डर का रूप लेता था। इसी गांव में रहती थी रूपा, एक जमींदार परिवार की लड़की, जिसका जीवन बाहर से शांत और अंदर से कैद था। उसकी जिंदगी पर इतनी पाबंदियां थी कि उसका अपना वजूद भी उसे पूछकर सांस लेता था। ना वो अपनी मर्जी से घर के बाहर जा सकती थी, और ना ही किसी अजनबी से बात कर सकती थी। उसके दो बड़े भाई थे, विजय जो देश से बाहर रहता था, और अशक जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। और हवेली के अंदर बस रूपा और उसके माँ बाप रहते थे। दिन भर रूपा अपनी दो सबसे करीबी सहेलियां बीना और बिथी के साथ गुजरती थी। बीना और बिथी ही उसकी बाहर की दुनिया से एक लौता कनेक्शन था। गांव की हर छोटी बड़ी बात, हर अफवाह, हर सच या झूठ रूपा तक इन दोनों के जरिए पहुंचता था। दिन भर वो तीनों मिलकर बाहर की दुनिया के सपने बुनती थी, और रात होते ही चुपके से अंधेरे का सहारा लेकर हवेली से निकल जाती थी, जैसे अंधेरा ही उनकी आजादी का रास्ता हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना और गहरा तालाब था, जिसका पानी दिन में आम औरतों के लिए जीवन था, और रात को कुछ और ही बन जाता था। रूपा को वो जगह सबसे ज्यादा पसंद थी, क्योंकि रात के समय उस तालाब का पानी सितारों की तरह चमकता था। लेकिन उस चमक में एक अजीब सा सन्नाटा भी छुपा हुआ था, जैसे कोई देख रहा हो। हर रात रूपा वहां बैठकर आसमान को देखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि आसमान से ज्यादा कुछ और ही उसे नीचे से घूर रहा है। दिन में गांव की औरतें वहां नहाने आती थी, और रात को खाने के बाद बर्तन धोने भी वही आती थी। और फिर एक दिन बीसी दौड़ते हुए रूपा के पास आई, और उसने बताया कि गांव की एक बहू अचानक गायब हो गई। पहले सबने सोचा कि वो अपने पति से झगड़ा करके भाग गई होगी, लेकिन फिर एक और फिर एक और, धीरे धीरे हर घर से एक एक बहू गायब होने लगी। गांव में खौफ फैल गया, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि किसी ने कुछ नहीं देखा। कोई चीख नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ गायब होने का सन्नाटा। रूपा को हर खबर बिना और बिथी से मिलती थी, और वो अपने घर के बुजुर्गों की बातें छुपकर भी सुनने लगी। जहाँ डर उनकी आवाज़ों में सब महसूस हो रहा था। लोग अपनी बीवियों को घर से निकलने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी वो गायब हो रहे थे, जैसे कोई दीवार के अंदर से उन्हें खींच रहा हो। इस सब के बावजूद रूपा ने अपनी रात की आदत नहीं छोड़ी। एक अजीब सा कशिश उसे हर रात बाहर खींच ले जाती थी। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात हवा ज्यादा ठंडी थी, और सन्नाटा ज्यादा भारी। रूपा, बीना और विथी हमेशा की तरह निकली, लेकिन अचानक विथी ने अपना रास्ता बदल लिया। बिना कुछ कहे, बिना किसी वजह से वो हवेली के रास्ता को छोड़कर एक अंधेरे और सुनसान रास्ते पर चलने लगी। उसकी चाल सीधी नहीं थी, लेकिन आंखें काली, जैसे उसका दिमाग उसके साथ नहीं था। रूपा और बीना उसे बुलाती रही, लेकिन वो नहीं रुकी, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो, और वो बस उस बुलावे के पीछे चल रही हो। डर के साथ रूपा और बीना भी उसके पीछे गई, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, उनके पैर जम गए। सामने पुराना टूट चुका बंगला था, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वो शापित है, वहां कोई नहीं जाता था। लेकिन उस रात बीथी सीधा उस बंगले के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में गायब हो रही थी, और वो धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी। रूपा और बीना के गले से आवाज तक नहीं निकली,
और अगले ही पल वो दोनों डर के मारे भागकर वापस हवेली आ गई। रूपा ने बीना को कसम दी कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि अगर सच बाहर आया तो उनका रात को बाहर जाना सबके सामने आ जाएगा। लेकिन रूपा के अंदर अब डर बस गया था। उसने बहुत सोचने के बाद अपने भाई अशोक को चिट्ठी लिखी और सब कुछ बता दिया। अशोक शहर से लौट आया और गांव आते ही उसने सारी घटनाएं सुनी और रूपा से हर एक बात डिटेल में जानी। लेकिन उसी वक्त कहानी एक और गहरा मोड़ ले लेती है जब विजय, जो देश से बाहर रहता था, रूपा की दूसरी चिट्ठी पढ़ता है जो उसने डर के मारे उसे भेज दी थी। विजय सब कुछ समझ जाता है और तुरंत वापस लौटने का फैसला करता है। गांव लौटकर विजय और अशोक दोनों मिलकर रूपा के साथ इस राज की तह तक जाने का फैसला करते हैं और तब शुरू होता है असली खेल। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि हर रात वो औरत जो गायब हो रही थी वो या तो तालाब पर नहाने आई थी या रात को बर्तन धोने आई थी, जैसे उस जगह पर कोई उसका इंतजार कर रही हो। रात के अंधेरे में विजय और अशोक छुपकर तालाब के पास नजर रखते हैं और फिर एक रात उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो उनके होश उड़ा देता है। अंधेरे में एक परछाई उभरती है, एक आदमी जिसके कपड़े काले हैं और आंखें अजीब रोशनी से चमक रही होती है। वो धीरे धीरे एक मंत्र जप करता है और एक औरत जो बर्तन धो रही होती है उसकी आंखें एकदम से सून हो जाती है और वो बिना किसी विरोध के उसके पीछे चल पड़ती है, जैसे उसकी मर्जी खत्म हो गई हो। विजय समझ जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक काला जादूगर तांत्रिक है जो औरत को अपने बस में करके उसे उस सफेद बंगले तक ले जाती है। इन्वेस्टिगेशन और गहरा होता है और वो बंगले के आसपास छुप कर देखते हैं कि हर पूर्णिमा की रात वहाँ अजीब सी आवाज़ें आती है, जैसे चीखें जो हवा में घुलकर भी खत्म नहीं होती। धीरे धीरे सच सामने आता है कि वो तांत्रिक हर पूर्णिमा पर एक एक औरत की बोली देती है, काले जादू की सिद्धि के लिए, अमर होने के लिए, मौत को हराने के लिए। और उस बंगले के अंदर की दीवारें खून और मंत्रों से भरी होती है। एक रात विजय, अशोक और रूपा अपनी जान की परवाह किए बिना बंगले के अंदर घुसते हैं, जहां अंधेरा इतना गहरा होता है कि रोशनी भी डर के पीछे हट जाए। और वहां उन्हें वो तांत्रिक मिलता है अपने अगले बलि के साथ। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता। विजय और अशोक उस पर टूट पड़ते हैं और एक भयानक संघर्ष के बाद उसे जिंदा पकड़ लेते हैं। सुबह होते ही गांव के बीच उसे सबके सामने लाया जाता है और सच का पर्दाफाश होता है। गांव वाले शौक और गुस्से से भर उठते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी औरतें किसी श्राप या भगवान की मर्जी से नहीं बल्कि एक इंसान के अंधेरे जुनून की वजह से गायब हो रही है। और जब तांत्रिक अपनी आंखों से उन सबको घूरता है, उसकी मुस्कान अब भी वही होती है, जैसे कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि अभी शुरू हुई है, जो ये एहसास दिलाता है कि शायद वो अकेला नहीं था। राजस्थान के रूपनगरी गांव में तांत्रिक के पकड़ जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ शांत दिखने लगा था। ये शांति सिर्फ ऊपर से ही थी, अंदर ही अंदर डर जिंदा था और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। गांव वाले समझ रहे थे कि उन्होंने बुराई को खत्म कर दिया, लेकिन असल में बुराई सिर्फ अपना रूप बदल चुकी थी। इसी बीच गांव में ब्रिटिश सरकार के दो बड़े अफसर आते हैं, कैप्टन एडवर्ड और लेफ्टिनेंट विलियम, जो कानूनी जांच के नाम पर रूपनगर पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और गांव वालों के साथ अत्याचार शुरू कर देते हैं। घरों की तलाशी, लोगों को धमकाना और रात होते ही उनका बंगलों और तालाब के आसपास घूमना, सब कुछ इस बात का इशारा कर देता है कि वो किसी और ही मकसद से यहाँ पर आए हैं। विजय और अशोक उनकी हरकतों पर नजर रखते हैं
और धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि ब्रिटिश लोग काफी समय से इस गांव और उस स्थापित बंगले पर रिसर्च कर रहे थे, और जो तांत्रिक पकड़ा गया था वो सिर्फ उनका एक मोहरा था जिसे उन्होंने काले जादू के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था। लेकिन सबसे बड़ा सच तब सामने आता है जब पुराने कागज और गुप्त निशानों से ये पता चलता है कि तांत्रिक का रिचुअल अधूरा रह गया था, और एक अंतिम पूर्णिमा पर उस रिचुअल को पूरा करने का प्लान है, जिसे एक ऐसी शक्ति जग जाएगी जो मौत को भी हरा सकती है। और इस रिचुअल के लिए एक खास खून की जरूरत है, एक ऐसी वंश का खून जो इस शक्ति को झेल सके, और वो है रूपा। इस सच सामने आने के बाद इस कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि रूपा के साथ अजीब घटनाएं बढ़ने लगती है। रात को बिना मर्जी के चलना, अंधेरे में आवाजें सुनना, तालाब की तरफ एक अजीब कशिश महसूस करना, और कभी कभी उसकी आंखों में वही भयानक चमक दिखना जो तांत्रिक की थी, जैसे कोई शक्ति धीरे धीरे उसे अपना बना रही हो। विजय और अशोक इन्वेस्टिगेशन को और गहरा करते हैं और एक रात ब्रिटिश ऑफिसर का पीछा करते हैं और उस स्थापित बंगले के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है जो नीचे एक पुराने अंडरग्राउंड चेम्बर तक जाता है, जहां दीवारों पर खून से बने मंत्र, प्राचीन प्रतीक और बलि के निशान होते हैं, और बीच में एक विशाल चक्र बना होता है जो अंतिम रिचुअल के लिए तैयार किया जा रहा होता है। यहाँ उन्हें सच का सबसे अंधेरा रूप दिखाई देता है जब कैप्टन एडवर्ड और कार्टर अपने असली इरादे बताते हैं कि वो लोग इस देश के प्राचीन काले ज्ञान को अपने कब्जे में लेकर अमर होना चाहते हैं, और उनके लिए गांव वाले सिर्फ बलि के समान हैं। लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहानी का पहला बड़ा मोड़ सामने आता है, जब धीरे धीरे ये एहसास होता है कि विजय खुद ही इस खेल का हिस्सा था, और जब वो देश से बाहर रहता था ब्रिटिश ने उसे गुप्त रूप से कांटेक्ट किया था और उसके जरिए इस गांव और इस वंश के बारे में जानकारी हासिल की थी, और बिना जाने समझे विजय उनके प्लान का एक जरूरी टुकड़ा बन गया था। ये सच विजय के अंदर एक तोड़ पैदा करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पूर्णिमा की रात करीब आती है और हवा में एक अजीब सी कंपन फैल जाती है। उस रात रूपा अपने बंगले की तरफ अपने आप चल पड़ती है, जैसे कोई उसे बुलाकर ले जा रहा हो, और ब्रिटिश उसे पकड़कर अंडरग्राउंड चेम्बर में ले जाती है, जहां अंतिम रिचुअल की तैयारी हो चुकी होती है। विजय और अशोक उसे बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं और एक भयानक टकराव शुरू होता है, जहां बंदूक की आवाज और मंत्रों की गुंजनाहट एक साथ गूंजती है। कार्टर और एडवर्ड अपनी निर्दयता दिखाते हुए गांव वालों को दबाने की कोशिश करते हैं, और रूपा को चक्र के बीच खड़ा कर दिया जाता है, जहां से वापस लौटना नामुमकिन होता है। जैसे ही मंत्र तेज होने लगता है, हवा और भारी हो जाती है। विजय के पास एक पल होता है जहां वो सब कुछ रोक सकता है, लेकिन उसके दिमाग में एक और सच घूम रहा होता है, जैसे कि अगर ये शक्ति उसके कंट्रोल में आ गई तो वो सब कुछ बचा सकता है। और इसी भ्रम में वो रूपा को रुकता नहीं, बल्कि रिचुअल को चलने देता है। और यही दूसरा सबसे बड़ा मोड़ होता है। जैसे ही रिचुअल अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, एक तेज चीख के साथ पूरा चेम्बर हिलने लगता है, दीवारें में दरार लगने लगती है, अंधेरा सब कुछ निकलने लगता है। ब्रिटिश ऑफिसर्स अपनी बनाई हुई शक्ति से घबरा जाते हैं, क्योंकि जो वो लोग चाहते थे वो नहीं हो रहा था। और फिर तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। ना कोई ब्रिटिश अमर बनता है और ना ही कोई तांत्रिक जीत हासिल करता है, बल्कि रूपा एक खुद ऐसी शक्ति में बदल जाती है जो इंसान और अंधेरे के बीच का रूप होता है। उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा और अनजानी शक्ति चमक रही होती है। वो ना किसी पर सीधा हमला करती है और ना ही किसी को बचाती है, बल्कि बस सबको
देखकर एक अजीब सी खामोशी में खड़ी रहती है, जैसे उसका इरादा किसी को समझ ना आए। एक पल में वो अंधेरे में विलीन हो जाती है और चेंबर में सिर्फ तबाही और खौफ रह जाता है। ब्रिटिश या तो मर चुके होते हैं या फिर अपनी हार से टूट चुके होते हैं, और विजय के चेहरे पर सिर्फ पछतावा रह जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। गांव वापस लौटने के बाद सब कुछ सामान्य दिखने लगता है, लेकिन हवा में अब भी डर जिंदा होता है। और फिर कहानी अपने अंतिम दृश्य पर आती है, जहां रात के अंधेरे में तालाब के पास एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है, जो शांत पानी में अपना चेहरा देख रही होती है। और जैसे ही वो अपनी आंखें ऊपर उठाती है, तो उनमें वही भयानक चमक होती है जो रूपा की थी। और उस पल ये एहसास होता है कि ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब नए रूप में दोबारा शुरू हो चुकी है।